आपका एक बार फिर से स्वागत है टीपीएन लाइव में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए तो किसानों का कोई जिक्र नहीं करता था, मगर जब किसानों ने एमएसपी को लेकर के आंदोलन किया तो केंद्र तक को झुका दिया। अब हर किसी के घोषणा पत्र में किसानों का जिक्र हो रहा है और यह बात पर चर्चा होनी भी चाहिए और इसका विश्लेषण भी होना जरूरी है। आखिर जो लोग आंदोलन करते हैं, जो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, आखिर हर पार्टी उसे अपने घोषणा पत्र में क्यों लेती है? यह एक सोचने की बात है। जहां दबा कुचला समाज है, जिसकी कोई बात नहीं करता है, आखिर क्या उसकी बड़ी वजह यह है वे लोग अब आंदोलन नहीं करते, वे लोग विरोध की राजनीति नहीं करते, या वे लोग हवा में बहने वाले धारों के साथ में बह जाते हैं? यही कारण है उनका दिन प्रतिदिन शोषण और शोषण होता है। यह दूसरी बात है कि आप उन्हीं लोगों का, अपने ही लोगों का उनका विरोध करते हैं जो आगे बढ़ने की बात करता है या आपको आगे ले जाने की बात करता है और समाज को एक अलग धुरी पर ले जाने की बात करता है। हमें आज इस बात को देखना होगा और इस बात पर हमें सोचना होगा। आखिर पूरी विश्लेषण को आप जान लीजिएगा। पहले मैं आपको राजनीतिक दलों के बारे में बताता हूं, किस तरह किसानों ने झुका दिए और किसानों का नाम अब अखिलेश यादव ने अन्न को हाथ में लेकर के संकल्प किया। वहीं पर किसानों का ऋण माफ करेंगे यह भी कहा। बीजेपी ने तंज कसा। अब गन वाले अन्न की बात करते हैं, लेकिन किसानों की यह दुर्गति किसने की? यह सोचने की बात है। जब 2022 में आय को दुगना करने की बात कहने वाले यदि बात करें किसानों की, जिनकी हीन दीन दशा सिर्फ और सिर्फ भाजपा की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो किसानों की आय दुगनी करने की बात को कहकर के आय दुगनी नहीं कर पाई। आपको ताज्जुब होगा, आपने सुना होगा, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? 2022 तक जो आय दुगनी करने की बात कही थी, क्या वह हुई? क्या वे गांव स्मार्ट हो गए जिन्हें 2022 तक स्मार्ट करने की बात कही गई थी? अभी तक तो वे शहर भी स्मार्ट नहीं हुए जिन्हें स्मार्ट करने की बात कही गई थी। लेकिन रुपया गिरता चला गया और डॉलर बढ़ता चला गया। यह दुर्गति किसने की? यह सोचने की बात है। अनाज के गोदाम अंबानी को बेचे जा रहे हैं, अडानी को बेचे जा रहे हैं। किसान की हीन दीन दशा केवल भारतीय जनता पार्टी ने की। हाथ में अनाज उठाकर संकल्प लेने वाले अखिलेश यादव ने क्या किसानों के हित में कोई कार्य कर पाते हैं? यदि अब यह बात कही जाए, किसान बीजेपी के पास इस आस में गए थे कि उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, मगर ज्यादातर हक उद्योगपतियों को दिया गया। मंडल से कमंडल की इस राजनीति में पिसा कौन? इसमें गरीब पिसा, इसमें मजदूर पिसा, इसमें किसान पिसा, उद्योगपति नहीं पिसा। उद्योगपति की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब बात आती है पलायन की। आपने एक मुद्दा बहुत खूब सुना होगा, कैराना से पलायन। क्या केवल कैराना से ही पलायन हुआ है? क्या पलायन कभी आपने उन लोगों का पलायन आपको नजर नहीं आता जो समुदाय इक्का दुक्का गांव में रहते थे? उनकी ज्यादा संख्या नहीं थी और उनको चुनाव लड़ने तक के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उनकी बहु बेटियों पर नजर रखी गई। उनको पलायन करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां पर जो दबंग जातियों के लोग रहते थे, उन्हें वे जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार सब छीन लिए थे। इसमें आपने देखा होगा तमाम उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया जो गांव में जैसे छोटे छोटे कामगार लोग रहते थे, जिनमें कुम्हार, बढ़ई,
सुनार आदि जातियों के लोग आते थे, लेकिन वे अब गांव में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या वह पलायन नहीं था? क्या उस पलायन की कोई बात नहीं करेगा? क्या राजनीतिक दलों को या भारतीय जनता पार्टी को वो पलायन दिखता नहीं है जो आज शहरों में रहने पर मजबूर है, रेडी ठेली लगाने पर मजबूर है? हिंदुओं के गांव से ही हिंदुओं का पलायन हुआ, लेकिन कोई बोल तक नहीं सका। हिंदुओं के गांव में ही हिंदुओं का शोषण हुआ, कोई बोल नहीं पाया। उनके ऊपर विशेष प्रकार के एक्ट लगाए गए। कई बार उन्हें जोहड़ तालाब के नाम पर शोषण किया गया, लेकिन वोट देना ग्राम प्रधान को उसी जाति के लोगों की मजबूरी थी और वे मजबूरी में वोट देते रहे। उनके खिलाफत कर नहीं सके। कई बार तो उनको बेबसी का यह आलम था कि उन्हें मार दिया गया, लेकिन बोल तक कोई नहीं पाया। यह मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं। क्या मुझे पता नहीं, क्या वे लोग भूल गए जो घर बनाने से पहले यह सोचा करते थे कि जो ये दबंग जाति के लोग रहते हैं, कहीं इन्हें यह तो नहीं लग गया कि हम इनसे ऊपर चले गए? कहीं में उनके अंदर जो डर समाहित था, आज भी क्या वो डर समाहित नहीं है? सच्चाई कह रहा हूं, लेकिन इस सच्चाई से रूबरू कितने लोग होते हैं, कितने नहीं, यह मैं नहीं जानता। अब मैं आगे बताता हूं आपको। प्रधान से लेकर मेंबर तक गांव को छोड़ने पर मजबूर किया गया उन लोगों को, और अब वे गांव में नहीं रहते हैं। यह पूरा मुद्दा कैरण्य का ही नहीं, बल्कि पूर्ण ग्रामीण भारत का है, खासतौर से उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश आज भी, यदि मैं गरीबी की बात करूं, तो 5 उन गरीब प्रदेशों की श्रृंखला में आता है जो पूरे देश में 5 ऐसे प्रदेश हैं जो गरीबों की श्रृंखला में आते हैं। तो क्या इसका विकास हुआ? 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, 5 साल तक योगी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन डेवलपमेंट कहां हुआ? आज भी हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का आप स्तर देखिए जाकर के, क्या उनका विकास हुआ? नहीं हुआ। लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं या आप सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि यह, अगर आप सोशल मीडिया पर तमाम बातें लिखते हैं तो आप समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। या तो जवाब दीजिए इस बात का, क्या प्राइमरी स्कूल सुधरे? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? जब किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, आपको लाभ हुआ नहीं, तो विकास कहां हुआ? धाक के वे ही 3 पात है, आज भी वे ही है, कल भी वे ही थे। आपको जितना नुकसान हुआ है वो हो चुका है और आगे भी होगा। आप धर्म की राजनीति को छोड़ दीजिए, धर्म की राजनीति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनीति वो होती है जो सर्वांगीण विकास करे। आप देखिए दिल्ली के स्कूलों को, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली के स्कूलों में। आज लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को हटा करके सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिए। लेकिन यहां मंदिर और मस्जिद की राजनीति आखिर कब तक चलेगी? कब हम विकसित होंगे? कब हम पढ़े लिखे होंगे? ये हमारी समझ से बाहर है। आपकी शायद समझ में आ जाए यदि मैं थोड़ी सी बात करूं। यदि राजनीति की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग के लोगों के पास न तो मीडिया है और न ही धन बल है, क्योंकि मीडिया दिमाग को आपके अटैक करती है और आप उसे सच मान लेते हैं, जबकि वो सच होता नहीं, केवल आप उसे देखते हैं। ओबीसी वर्ग, मैं खास तौर से ओबीसी वर्ग के उस वर्ग की बात करूंगा जिसको हक और हिस्सा नहीं दिया जाता, जो हाशिए पर रखा जाता है, और ओबीसी के नाम पर एक खास वर्ग को बड़ा फायदा मिल जाता है, जैसे अब चुनाव में मिला। वो आप भी देख लीजिएगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वही सत्य है।
न धन है, न मीडिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के पास में है वो किसी के पास नहीं है। फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जब धन की ही राजनीति की बात आ जाती है। पिछड़ों के नाम पर उन पिछड़ों को टिकट दिए जाते हैं जो केवल जातिगत पिछड़े होते हैं, हालांकि वो धन बल से पिछड़े नहीं हुए जाते। जो बीजेपी का वोटर है वो प्रजापति, सैनी, शाक्य, कुम्हार, बढ़ई, लुहार, सुनार, कश्यप आदि लोग होते हैं। इनको एक मंडल पर एक टिकट का भी औसत नहीं है। पूरे प्रदेश से मुश्किल से 1 या 2 टिकट दिए जाते हैं। क्या यह काफी है? क्या यही राजनीति का रूल है? जो लोग आपके सामने बोलते नहीं, जो आपकी का विरोध करते नहीं है, उन लोगों को आप इस तरह हतोत्साहित करेंगे? यदि आप यह समझते हैं कि जातियों का विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी तो आप गलत सोच रहे हैं। बीते कुछ 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हुए वे किसी ने दिखाए नहीं। केवल साफ सुथरा राज दिखाया गया, राम राज दिखाया गया, क्योंकि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन जातियों पर अत्याचार हुए जिनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं था, जिनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। चाहे तो मैं गिनवा सकता हूं। आपको बता दूं, सबसे पहले गोरखपुर की मैं बात करता हूं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रह माना जाता है, वहीं की मैं बात करता हूं। प्रजापति समाज के एक युवा को पीट पीट कर दबंग लोगों ने मार दिया। मनीष प्रजापति वेटर थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। न मीडिया बोली, न ही योगी आदित्यनाथ बोले, और न ही वे तमाम लोग जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को आज बेहतर पार्टी बता रहे हैं, वे बोल पाए। अफसोस होगा आपको, दुख होगा। जिन समाज के लोगों के सहारे आप अपनी बातें रखना चाहते हैं, वे ही लोग नहीं बोल पाए। आज वे भारतीय जनता पार्टी को वोट मांग रहे हैं, उन्हें जिताने की बात कह रहे हैं। हम वोट दे तो कैसे दे और किस आधार पर दे? अगर आपके अंदर खून पानी बन गया है तो बेशक सोचिए, आप इस बात को बेशक सोचिए। गोरखपुर के अंदर एक प्रजापति समाज के घर को जेबीसी से ढा दिया गया, आग लगा दी गई, और वो उन दबंग लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। लेकिन ये जो आज आपको सीख दे रहे हैं, जो आपको आज पढ़ा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की गुणगान कर रहे हैं, ये लोग चुप थे। आप बताइए, वे चुप थे कि नहीं थे? क्या उन्होंने कुछ बोला? यदि वे बोलते, जितना सोशल मीडिया पर आज वे अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अगर इतनी बात का प्रचार उन्होंने उस समय किया होता या अब किया होता तो राजनीति बदल जाती और आपको अपना हक और हिस्सा मिल जाता। लेकिन वे समकक्ष बह रहे हैं हवा के लहरों में, तो उन्हें रोकने की जरूरत कहां है? ये आपको सोचना है। अब मैं आगे बताता हूं आपको उन टटपूंजियों की बात जो सोशल मीडिया पर जय जयकार कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। जब मनीष प्रजापति की हत्या की, वेटर की हत्या की, तब भाजपा के गुंडे उन्हें पीट रहे थे, लेकिन ये बोल नहीं रहे थे। कार्यकर्ताओं का एक भी बोल नहीं निकला उस समय जब अयोध्या में प्रजापति समाज की बहन बेटियों को नंगा करके पीटा गया। उस समय इन कार्यकर्ताओं का बोल नहीं निकला जब ये फेसबुक के कार्यकर्ता यह नहीं बोल पाए जब सिलावर गांव में खुले आम एक शादी में यानी बारद्वारी पर एक समाज के युवा को गोली से उड़ा दिया गया। ये फेसबुक ये उस समय चुप थे और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए समाज के सामने वोट मांग रहे हैं और आज तरह तरह की बातें बताकर
बदनाम किया जा रहा है, कभी न्यूज चैनल को गलत बताते हैं तो कभी किसी अन्य लोगों को। मैं आगे भी आपको बताता हूं, भाजपा के सदस्यों का उस समय भी पसीना नहीं, दिल नहीं पसीजा जिस समय वाराणसी में कन्हैया प्रजापति को दबंग लोगों ने केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह मजदूरी मांग रहा था। उस समय भी कुछ छिटपुट कार्यकर्ता बीजेपी के लिए हो सकता है अब वोट मांग रहे हों और फेसबुक पर तरह तरह की बातें लिखते हों और वीडियो या पुरानी वीडियो शेयर कर रहे हों, और पुरानी वीडियो शेयर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम जैसा झगड़ा पैदा करने की बात कर रहे हो। आप उन बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। थोड़ी देर में मैं कमेंट भी पढ़ूंगा और उन कमेंट को मैं बताऊंगा किसने क्या लिखा है। रुपेश प्रजापति की जेल में हत्या हुई, समाज सोता रहा और आज में ही कार्यकर्ता उसको न्याय मांगने की जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी तरह अपनी इन लोगों की न तो कोई पार्टी है और न ही अपना नेता, कुछ बिके हुए दलाल गुलाम या कहूं वे तितर जो समाज को बेचने का काम करते हैं, उन लोगों के अधीनस्थ होकर के वोट मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वे जंग लड़ रहे हैं तो पार्टी की, समाज की नहीं। तो ऐसे लोगों को आप सोशल मीडिया से निकाल दीजिए, मत रखिए ऐसे लोगों को। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं। यह राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। किसी भी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आप देख रहे होंगे किस तरह हिंदू मुस्लिम की पोस्ट कर रहे हैं। रोकिए उन्हें, उन्हें रोक दीजिएगा। उन्हें कहिए कि आप समाज की लड़ाई लड़े, यह ग्रुप समाज का है। पार्टी को देखते किस तरह शोषण का शिकार होना पड़ता है। जिस दिन ब्राह्मण की तरह समाज यह कहकर सरकार पलट देगा, उस दिन आप लकीर से फकीर नहीं बने रहेंगे, वरना सरकार आपका शोषण करती रहेगी, आप पिटते रहेंगे, आवाम घुटता रहेगा, आपको हक हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तय है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने सब कुछ चौपट कर दिया है। यह आपको मानना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जनता कह रही है। अब भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियो डाल करके अपना पल्ला बचा रहे हैं किसी तरह, और हिंदू मुस्लिम करके गुमराह कर रहे हैं। विकास के नाम पर कोई एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के पास में फिलहाल नहीं है, क्योंकि एजेंडे सभी समाजवादी पार्टी ने चुरा लिए हैं या समाजवादी पार्टी ने अपने बनाए हैं। चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे स्मार्ट स्कूलों का हो, यह तमाम हमें देखना होगा कि मुद्दा किस तरफ गर्म है। हिंदुत्व के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। गरीबों पर अत्याचार यूपी में हुए, उनकी बद्दुआ से क्या भारतीय जनता पार्टी बैठ जाएगी, यह हमें देखना होगा और सोचना होगा। फिलहाल मैं आपके कमेंट पढ़ देता हूं। एक से बढ़कर एक कमेंट आया है, उन तमाम कमेंट को आप भी सुन लीजिएगा। एनवी सिंह ने लिखा है, प्रजापति समाज जिंदाबाद। मोनू कुमार ने लिखा है, प्रजापति समाज जागरूक हो जाओ। मोनू कुमार ने लिखा है, जय प्रजापति। नितिन ने लिखा है, प्रजापति समाज सब जागरूक समाज बन चुका है, अपनी भागीदारी की मांग लड़कर रहा है और समाज बंधु एकजुट हो जाओ। जय प्रजापति समाज। सत्येंद्र प्रसाद ने लिखा है, प्रजापति समाज वेरी नाइस। बिरडी चंद प्रजापति ने लिखा है, प्रजापति समाज को एकजुट होना चाहिए ताकि समाज का बोलबाला हो सके। राजेश कुमार प्रजापति ने लिखा है, जय प्रजापति। हरिओम प्रजापति ने लिखा है, जय प्रजापति समाज की।
प्रिय रंजन प्रसाद ने लिखा है जय प्रजापति समाज। प्रजापति ने लिखा है प्रजापति समाज एक होने की जरूरत है। प्रजापति जी ने लिखा है उठो लाल अब आंखें खोलो। इसी तरह मावरिक एमपी ने लिखा है भाई अपना खुद का न्यूज स्टूडियो बनाओ और प्लीज पॉजिटिव न्यूज रिपोर्टिंग करो। मार्विक एमपी ने लिखा है। मार्विक भाई मैं आपको बता दूं, स्टूडियो कोई भी हो, अपना हो गैरों का हो पराया हो, क्या फर्क पड़ता है। विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अब मैं पॉजिटिव सोच की बात बता देता हूं। आपको शायद पता नहीं पॉजिटिव किसे कहते हैं। पॉजिटिव सोच वह सोच होती है जो विपक्ष में जाकर के किसी काम में बदलाव कर दे, उसे पॉजिटिव सोच कहते हैं। जैसे किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हम फोन पर बात कर रहे होंगे या एक ऐसी चीज तैयार होगी जिससे हम दूर दराज से बात कर रहे होंगे, ये खाली मेरा उदाहरण है। तो उसकी सोच पॉजिटिव थी। मैं सोच रहा हूं इन समाज के जो दबे कुचले समाज है, इनका एक दिन इनमें ताकत आए और हम कह करके सरकार को पलट दे। तो ये सोच पॉजिटिव सोच है। और आप पता नहीं कौन सी सोच को लकीर की फकीर जो परंपरागत करते हुए आए हैं उसी को आप पॉजिटिव मानते हैं, तो आपसे बेहतर आदमी कोई हो नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज कुमार प्रजापति ने लिखा है जय दक्ष प्रजापति। अभिनेत ने लिखा है टिकट मिलना चाहिए, ये पॉजिटिव सोच है। अब की बार प्रजापति समाज सारे कैंडिडेट मैदान में होंगे, यह नरेंद्र सिंह ने लिखा है। समाज से बड़ा रिश्ता है, जय हिंद। जगवीर सिंह ने लिखा है कि समाज से बड़ा राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र के बिना समाज नहीं और परिवार के बिना राष्ट्र नहीं होता। जब आप संन्यास लेकर राष्ट्र सेवा करोगे तब आप इस बात को कहना। सबसे पहले जिन लोगों पर अपना परिवार नहीं संभलता वो राष्ट्र को संभालेंगे, जो देश को बेच रहे हो वो राष्ट्र संभालेंगे। बीएसएनएल कहां घाटे में चली गई ये आपने अभी तक भी नहीं सोचा होगा। आपको तो खाली जो आपने पढ़ लिया सुन लिया वो बोलने की बात कही। भाई साहब बीजेपी जरूरी है राष्ट्र के लिए। सही कह रहे हो जगवीर भाई, हो सकता है जो बचा कुचा हो वो भी बिक जाए, बाद में याद आए। आप तो बैठ जाएंगे उस समय जब वीपी सिंह पिछड़ों को आरक्षण दे रहे थे, तो पिछड़े ही तो आग लगा रहे थे, पिछड़े ही तो आंदोलन में कह रहे थे कि वीपी सिंह को जाना जरूरी है, वीपी सिंह को जाना जरूरी है। अब वीपी सिंह चले गए तब पिछड़ों को याद आई कि पिछड़ों का तो वो मसीहा था। तो यही आप सोच रहे हैं, पिछड़ों का तो यही काम होता है सोचने का। वहीवार ने कुछ झंडे जैसे निशान लगाए हैं। केडी प्रजापति ने लिखा है हम 6% वोट है प्रजापति समाज का, जो पार्टी 20 कैंडिडेट घोषित करेगी उसे टिकट मिलेगा। केडी प्रजापति ने भागीदारी पार्टी जिंदाबाद 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 जैसे नारे लगाए हैं। जो पार्टी 20 प्रत्याशी घोषित करेगी समाज का वोट उसे मिलेगा। देवेंद्र प्रजापति ने लिखा है गायत्री प्रजापति को न्याय दे। देवेंद्र प्रजापति ने लिखा है राइट। देवेंद्र प्रजापति ने गुड जॉब सर। देवेंद्र प्रजापति ने लिखा है जागो प्रजापति समाज के लोग जागो। हरि राम प्रजापति ने लिखा है प्रजापति समाज को एजुकेटेड होना पड़ेगा। सोनू प्रजापति ने लिखा है प्रजापति समाज सुनियाला नहीं है। मनोज प्रजापति ने लिखा है जय प्रजापति। प्रजापति कुमार पंडित प्रमोद पंडित ने लिखा है प्रजापति समाज को राजनीति भागीदारी होनी चाहिए, संभव नहीं है हो सकती एकता इसमें बनानी होगी। संदीप प्रजापति ने जय प्रजापति। नानक प्रजापति ने जय दक्ष जय प्रजापति जिंदाबाद प्रजापति समाज जिंदाबाद। राम प्रजापति ने राजनीति में समाज को आगे आना होगा। प्रजापति जी ने लिखा है सही है। अनुज ने लिखा है अच्छा प्रयास कर रहा है प्रजापति समाज। प्रजापति जी ने लिखा है प्रजापति जो सोएगा वह खोएगा, अब समय है चेत जाओ। सभी मित्रों से निवेदन है आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तमाम कमेंट आप भेजिए ताकि हम आपको बता सके।
अब जागने का वक्त है, सोचने का वक्त है, आपको राजनीति की तरफ सोचना होगा। नमस्कार।